देखो पिछली क्लास में नाउन पढ़ चुके थे हम लोग। आज कितनी तारीख है? 26। नाउन में कोई किसी प्रॉब्लम है? नहीं ना। चलो आज प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डाल लो प्रोनाउन। हिंदी में जानते हो ना इसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। लेकिन हिंदी तो पढ़ नहीं रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। तो देखो प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? जो किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं। नाउन को रिप्लेस क्यों करते हैं? जिससे नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, है ना, नाउन को रिपीट ना करना पड़े। तो समझ सकते हो, अ वर्ड विच replaces a noun to avoid its repetition। मतलब नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का। ध्यान होगा जब हम लोग ऐसे वगैरह लिखते थे छोटी क्लासेस में या कुछ भी लिख रहे हो तो किसी व्यक्ति का नाम लिखने के बाद अगर वो मेल है तो अगली बार उसके लिए ही यूज़ करते हैं, फीमेल है तो सी यूज़ करते हैं। बार बार नेम लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो ना। अगर मान लो फादर पे लिख रहे होते थे तो माई फादर्स नेम इज, है ना, जो भी नाम हो, ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसे लिखोगे ना कि बार बार नेम लिखोगे। तो नाउन को रिप्लेस कर दिया हमने किससे? प्रोनाउन से। क्यों? जिससे रिपीटिशन बच जाए, ठीक है ना, रिपीट ना करना पड़े किसी को। तो एक एक करके प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। पहला जो काइंड है प्रोनाउन का वो क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है? ये किसी भी व्यक्ति को रेफर करता है, ठीक है ना, किसी भी पर्सन को इंडिकेट करता है। तो रिफर्स और इंडिकेट्स अ पर्सन। क्लियर? लिखते हैं। यही तो होते हैं। क्या होता है? सी के साथ हर और यहाँ पर भी हर। इट, इट्स। दे के साथ देम और देयर। अब ये तो है ना बिल्कुल भी ना पता हो, कुछ ना कुछ तो जानकारी होती है ना, इतना तो पता होता ही है। तो देखो आई जब हम यूज़ करते हैं आई, तो आई को हमेशा कैसे यूज़ करते हैं? आई को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ। करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन देखा होगा कई ऐसे टेंस होते हैं, आई सिंगुलर होता है ना, तो इसके साथ आना क्या चाहिए? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर तुम बात करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की और प्रेजेंट परफेक्ट की, तो इन दोनों के साथ हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं? कैसे यूज़ करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ। करते हैं कि नहीं? जैसे लिखा होगा आई राइट अ लेटर, कभी आई राइट्स देखा? लेकिन ही के साथ तो राइट्स ही लिखा जाएगा। ऐसे ही आई हैव डन माई वर्क, आई हैज़ डन होता है क्या? आई हैव डन। लेकिन बाकी सभी जितने भी टेंस होंगे उनके साथ सिंगुलर ही होता है। तो होता सिंगुलर ही है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं इसको, ठीक है। वी अच्छे से जानते हो क्या होता है? प्लूरल, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। यू दोनों तरह से यूज होता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। भाई ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी है, नहीं है क्या? ही क्या होगा? सिंगुलर।
सी सिंगुलर, इट सिंगुलर। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। अगर सिंगुलर है कोई चीज़ तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक ना। दे क्या होता है? प्लूरल होता है कि नहीं? तो जब हम ही को प्लूरल बनाएंगे तो क्या कर देंगे? दे। सी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे। ऐसा ही तो होता है। एक इंपॉर्टेंट बात क्या, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तुमने ध्यान दिया हो, किसी से बात करो, कभी किसी से बात कर की जाती है तो मैं और तुम कह के बात की जाती है, या हम और तुम की जाती है कि नहीं? तो डायरेक्ट जो कन्वर्सेशन होता है वो दो लोगों के बीच में होता है। उसमें जो बोल रहा होता है वो सब्जेक्ट या स्पीकर होता है, और जो सुन रहा होता है वो ऑब्जेक्ट, या उसी को हम लिसनर बोल सकते हैं। तो एक तरह से देखो, आई और यू ही तो एक्टिव होते हैं एक समय में, मैं और तुम। अगर डायरेक्ट कन्वर्सेशन है, किसी तीसरे की बात करो, वो डायरेक्ट नहीं आ सकता है इस कन्वर्सेशन में, तभी तो उसको ही कह के बोल रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है उसमें। आई मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो इसी वजह से जो आई और बी जो ये यू तक होते हैं तीनों, ये दोनों ही हम किस तरह से एक्टिव पर्सन्स के रूप में यूज करते हैं। कैसे? एक्टिव पर्सन्स, ठीक है ना भाई। सब्जेक्ट की तरह से बोले जा रहे हैं तो ये क्या हो सकते हैं? स्पीकर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट की तरह बोले जा सकते हैं तो क्या हो रहे हैं? लिसनर हो रहे हैं। नहीं होते हैं क्या? लेकिन कभी भी ही लिसनर हो सकता है। अगर ही वहाँ पे अवेलेबल है तो उसको ही क्यों बोलेंगे? यू बोलेंगे, ऐसा ही होगा ना। तो ये क्या है? एक्टिव पर्सन्स। लेकिन ये क्या होते हैं? ये हमारे नॉन एक्टिव पर्सन्स, नॉन एक्टिव पर्सन्स। क्लियर? कोई डाउट? इसके बाद जो आई और वी होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। यू जो हमारा है वो क्या है? सेकंड पर्सन। और बाकी सभी क्या है? ये थर्ड पर्सन है कि नहीं? यहाँ लिख दे रहे हम पर्सन, है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अच्छा, जो ये तरीका लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में लिखना? सब्जेक्ट के। तो जब कोई स्पीकर होगा, दैट मीन्स सब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आई है तो अपनी बात कर रहे हैं, वी है तो हम सबकी बात कर रहे हैं, यू मतलब तुम, तुम्हारी, या प्लूरल तुम लोगों की। लेकिन बाकी सभी ही अलग है मेल के लिए। ये क्या है? ही किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। नहीं, सी फीमेल को। इट जो होता है इसको भी हम आगे देखेंगे, कई तरीके से यूज़ होता है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। दे को हमेशा प्लूरल यूज़ करते हैं, और दे किसी के लिए भी आ सकता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ये जो सब्जेक्ट होगा इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस। ये ऑब्जेक्ट है इसलिए क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव केस। और ये हमारे क्या हो गए? पॉजिटिव केस। सभी को एक करके देखते हैं, ठीक है ना। उसके पहले हम एक एक्सरसाइज लिख रहे हैं, सभी लोग उसको लिखो। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ, कुछ ना समझ में आया हो। क्लियर है ना ये सभी को? आई, वी और यू क्या होंगे हमारे? मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही एक्टिव होते हैं। भाई फर्स्ट पर्सन हम खुद को देंगे, या अगर मेरा कोई समूह है उसको देंगे, ग्रुप को देंगे। ग्रुप है तो हम उसको वी कह के बोलेंगे, है ना। तुम लोग फ्रेंड्स हो तो आपस में अपने आप को वी बोलोगे ना, कि दे बोल दोगे? आई बोलोगे? नहीं, वी बोलोगे। हम तुम लोगों के ग्रुप के लिए बोलेंगे तो यू बोलेंगे, क्योंकि यू प्लूरल भी होता है। और सिंगल किसी की बात करेंगे तो यू बोलेंगे, सिंगुलर किसी की बात की जा रही है। लेकिन ही किसके लिए आएगा? जो अवेलेबल नहीं है, मेल है और सिंगल है। सी किसके लिए आएगा? फीमेल है और सिंगल है, सिंगुलर है। इट किसके लिए? इट सिंगुलर के लिए आता है, और किस तरह से यूज होता है वो आगे पढ़ेंगे हम। दे प्लूरल होता है हमेशा, और ये ग्रुप के लिए आता है, ठीक है ना। चाहे वो मेल का ग्रुप हो, चाहे फीमेल का, चाहे वो कंबाइंड हो, किसी फॉर्म में हो, उससे मतलब नहीं। बोलोगे तो नहीं? ये जो केस लिखा है ये सब्जेक्टिव केस है, दैट मीन्स स्पीकर होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस है और वो पॉजिटिव केस है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एक्टिव पर्सन्स में एक टाइम स्पीकर होते हैं और दूसरे टाइम लिसनर होते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तुमसे तो हम स्पीकर हो गए उस समय, लेकिन जब तुम बोलोगे तो तुम लिसनर हो जाओगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? कोई डाउट? इसके बाद जो आई और वी होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं?
जैसे आई टोल्ड यू दैट एंड यू टोल्ड मी दैट, यही तो होगा। तो अभी आई क्या है? सब्जेक्ट, फिर यू हो जाएगा। भूलोगे तो नहीं इस बात, जल्दी से इसको नोट करो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं इसी से। हमको सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो सभी लोग उनको। देखो ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जल्दी से इनको करके देखो एक बार, फिर हम बताते हैं, ठीक है। इसमें चेक क्या करना है हमें? पर्सनल प्रोनाउन का एरर, ठीक है ना, जल्दी से करो। देखो सभी ने कर लिए, चलो अब देखते हैं क्या करके। दो पहला सेंटेंस लिखा है मी थिंक दैट हिम इज राइट। तुमने देखा कि यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। तो उस बात को ध्यान समझो, जब कभी भी सब्जेक्ट आए, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव केस फिर ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की। तो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि जब सब्जेक्टिव केस आ चुका होता है उसके बाद वर्ब आती, और वर्ब के बाद फॉलो कौन करता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? तो यही तरीका यहाँ लगा दो। लिखा है मी थिंक दैट हिम इज राइट। तो जब थिंक यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब के पहले आ रहा है ना ये, तो क्या ये मी हो सकता है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस, हम इसको कट कर क्या करेंगे? आई। अब दैट है, इसका मतलब क्लॉज जुड़ी दोबारा से, तो देखो फिर से वर्ब आ रही, लेकिन वर्ब के पहले हिम आया है तो किस में होगा? ही में। तो क्या हो जाएगा? आई थिंक ही इज राइट। क्लियर? कोई डाउट किसी को? अगला माई फादर स्कोल्डेड आई। तो फादर मेरे हैं, पॉजिटिव केस है, हालांकि पॉजिटिव केस अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। स्कोल्डेड क्या है हमारी? वर्ब। मीनिंग पता सभी को? डांटना, रिब्यूक, फटकारना। तो जब वर्ब आ गई तो वर्ब के बाद क्या आना चाहिए था? ऑब्जेक्टिव केस ना। लेकिन क्या ये ऑब्जेक्टिव केस है फ्रांसी? क्या कर देंगे यहाँ पे? मी। हो गया सही। अगला हर वॉज अ स्कॉलर। वॉज आ रहा ना, क्या है ये? वर्ब। तो अगर वर्ब आ रही है तो वर्ब के पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। तो हर कहना गलत है, क्या होगा? सी वॉज अ स्कॉलर। इसका लिखा है टू आई द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग। अच्छा इसको ध्यान समझ लो, फिलहाल के लिए तुम इतना समझ लो कि ये जो हम सेंटेंस लिखा है इसमें क्या है कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए? प्रीपोजिशन। तो उसके बाद जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा? पर्सनल प्रोनाउन। तो ये पर्सनल प्रोनाउन हमेशा किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। फिलहाल के लिए समझ लो, क्योंकि प्रीपोजिशन तो पढ़ा नहीं अभी, लेकिन शुरुआत में पहले अध्ययन कर चुके होगे ना इसका। तो फिलहाल के लिए समझो, अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो प्रीपोजिशन में और क्लियर होगा। जितना हो सकता हम समझा रहे हैं फिलहाल के लिए। ये टू आया ना, टू क्या है अपने आप में? एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो आई कैसे लिख सकते हो? यहाँ क्या होगा? मी होगा। तो टू मी द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग। सही से पढ़ो तो लिखा है द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग टू मी। ये पीछे भी लिख सकते थे, फर्क नहीं पड़ता है आगे लिखा है या पीछे, यही बात हम आगे समझ सकते हैं। लिखा है बिटवीन सी एंड हिम। तो बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। अगर हमारा प्रीपोजिशन आ गया तो उसके बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस, चाहे कितनी बार भी है, कोई कितने पर्सनल प्रोनाउन आए। तो सी कहना गलत है क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हर। और यहाँ तो हिम है, सही है। द मैटर इज क्लियर। अगला नेहा डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन। तो चाहे आगे या चाहे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिटवीन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही नहीं आ सकता, क्या आएगा? हिम। और मी तो है ही ऑब्जेक्टिव केस में, तो कोई दिक्कत नहीं।
अगला है देखो ऑफ, प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद क्या आएगा, अगर आ रहा है पर्सनल प्रोनाउन तो हमेशा किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव, और इसी वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, देम। तो ऑफ देम पारस डिजर्व्स द ट्रॉफी। क्लियर होगी बात कि नहीं? इसमें किसी को डाउट है? फिलहाल इनको नोट करो जल्दी से। चलो ठीक है, आगे पढ़ाते हैं, ऑन करो। अगली एक्सरसाइज देखो। यहां तक किसी को डाउट है? एक और एक्सरसाइज लिखते हैं। चलो इनको ट्राई करो अब जल्दी से। देखो ध्यान से इनको देख लो एक बार, हम कुछ बात बता रहे हैं उसको समझो। देखो हम पहले ही पढ़ चुके थे कि जब नाउन ने पढ़ाया था कि अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा हो, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, प्रीपोजिशन, और उसके बाद फिर से कोई सब्जेक्ट आ रहा हो, क्या आ रहा हो, फिर से कोई सब्जेक्ट आ रहा हो। अच्छा इसके पहले यही देख लो। अच्छा तो सब्जेक्ट वन प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट टू, ये तो केस हम पढ़ ही चुके हैं। नाउन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सब्जेक्टिव केस होता है, उसके बाद आएगी वर्ब, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ये तुम्हें पता ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। कोई डाउट है इसमें? कोई समस्या हो तो बताओ। अभी उन्हें बताया था कि सब्जेक्टिव केस आ चुका होगा, उसके बाद वर्ब आएगी, और वर्ब आने के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारी हो गई पहला पॉइंट। दूसरा ये देखो इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट वन आया हो, एक प्रीपोजिशन हो, उसके बाद एक और सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो, फिर हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, लिखा था स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास इज स्लैश आर इंटेलिजेंट। हम इज यूज़ करें, आर यूज़ करें, तो ध्यान रखो, अभी ने बताया भी था कि जब भी एक नाउन प्रीपोजिशन के साथ दूसरे नाउन के साथ जुड़ा हुआ हो, ऑफ प्रीपोजिशन है ना, तो दो नाउन ऐड है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब इस तरह के स्ट्रक्चर होता है तो ऑफ के बाद आना क्या चाहिए हमारा, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस वही वर्ड हो जाता है, माई क्लास चेंज हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे अगर आई आ रहा होता तो मी बन जाता, हो जाता है कि नहीं। तो माई क्लास है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो ये इज आ रहा होता है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना पड़ेगा, इज आएगा या फिर आर। तो हमने चूज किया स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल, तो क्या आ जाएगा हमारा आर, ना कि इज। समझ गए कि नहीं? तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आगे क्या आ रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी, तो किसके अनुसार आएगी, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें लिखा ये लिखा हुआ सेंटेंस,
द प्रॉब्लम ऑफ मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास ऑफ इवनिंग बैच इज आर सॉल्व। अब हम इज और आर में क्या यूज़ करें यहाँ पर? तो देखो हमने अभी बताया था तुम्हें कि जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो इवनिंग बैच के अकॉर्डिंग तो लगाना नहीं है मैं हेल्पिंग वर्ब को, ठीक। इसका देखो माई क्लास आ रहा है, क्या इसके अकॉर्डिंग लगाए? नहीं, क्योंकि इसके बाद भी क्या आ रहा है पहले, इसके पहले भी क्या है मेरा प्रीपोजिशन ही है, तो ये भी कैंसिल हो गया। हमने मैनी स्टूडेंट्स को देखा, इसके पहले भी एक प्रीपोजिशन आ रहा है। इसका मतलब जहाँ भी प्रीपोजिशन से ऐड है कोई भी, तो उसके अनुसार नहीं आएगी हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या होगा? विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद ही तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ये सब चीज़ें बाद में भी लिखी जा सकती थी। द प्रॉब्लम इज सॉल्व ऑफ मैनी स्टूडेंट्स इन माई क्लास ऑफ इवनिंग बैच, लिखा जा सकता था ना। तो भले इसको बीच में लिख दिया जाए, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से। और इसी वजह से हम किसके अनुसार यूज़ करेंगे? द प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। और द प्रॉब्लम कैसा है? सिंगुलर। ये सही होगा, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? रॉन्ग। किसी को डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ? एक और चीज़ देखो, ये हमारे जो प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे ये प्रीपोजिशन के लिए केस पढ़ा रहे हैं तो इसको लिख देते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में ही 3 कैटेगरी हमने बांट दी। पहली होगी कैटेगरी पॉजिटिव प्रीपोजिशंस की। किसकी? पॉजिटिव की। जैसे उसमें क्या क्या आ जाएंगे? 3 कैटेगरी, पॉजिटिव, नेगेटिव और आगे हो जाएंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है ना। इनको एक एक करके हम देखते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे आ जाओ फिर से। कई प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनकी हमें जानकारी है कि ये प्रीपोजिशन ही होते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने पहला देखा, लिखा काव्या विद दे कैन डू द क्वेश्चंस। काव्या के बाद क्या आ रहा है? विद। तो विद तो प्रीपोजिशन है ना, क्यों भाई? और अगर प्रीपोजिशन है तो इसके बाद फॉलो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। क्या आना चाहिए हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस की वजह से दे क्या बन जाएगा? देन। बोलो हो जाए कि नहीं हो जाएगा? इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, इतना तो पता ही है क्या हो जाएगा ये? देम। लेकिन देम तो हो जाएगा, लेकिन जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग होगी? काव्या के अकॉर्डिंग। तो काव्या के अकॉर्डिंग क्या है? ये कैन सही है, काव्या के साथ कैन लग सकता है। अब सेंटेंस सही हो, काव्या विद देम कैन डू द क्वेश्चंस। डाउट किसी को? अगला, रमन लाइक आई हैव डन द LLB। तो रमन के बाद देखो ये लाइक आ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? आई के बाद भी हैव आ रहा है। अगर आई के बाद हैव डन आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब, इसकी मेन वर्ब स्ट्रक्चर कंप्लीट है। इसका मतलब यहाँ जो लाइक हमने यूज़ किया है ये कोई वर्ब नहीं है। वैसे लाइक माने पसंद करना होता है, वर्ब होती कि नहीं, लेकिन लाइक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ है। कैसे यूज़ हुआ है? प्रीपोजिशन की तरह। कई वर्ब ऐसी होती है जिनको हम प्रीपोजिशन बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी लिखते हैं। तो लाइक जो आ गया प्रीपोजिशन है, और अगर ये प्रीपोजिशन है इसी वजह से आगे क्या आएगा इसके बाद में? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस आना, इसलिए आई क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा कि नहीं। लेकिन हमें जो अगली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है ये किसके अकॉर्डिंग होगी? रमन के अकॉर्डिंग। और रमन के अकॉर्डिंग ये हैव क्या हो जाएगा? हैज डन द वर्क, LLB। भूलोगे तो नहीं? तो रमन लाइक मी हैज डन द LLB, इसका कंप्लीट सेंटेंस हुआ सही सेंटेंस। कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, एक कैटेगरी और देख लो जरा। जैसे हमारे पॉजिटिव प्रीपोजिशन क्या होंगे, लिख देते हैं हम। क्या क्या हो जाएंगे? जैसे हो जाएगा लाइक, विथ, along with और टुगेदर विद। नेगेटिव में लाइक की जगह क्या हो जाएगा? अनलाइक। विद क्या बन जाएगा? विदाउट। हो जाए कि नहीं? एक्सेप्ट, ये हो जाएंगे। आगे उसको देखते हैं। चलो यहाँ आ जाओ। तो एक्सेप्ट हमारा कहाँ पहुँचा जाके? एक्सेप्ट आता है सिवाय। हिंदी क्या होती है? सिवाय। तो आई के बाद
सॉरी गलत लिख दिया क्या, एक्सेप्ट कर लो, हो जाता है कई बार। क्या लिखोगे इसको, एक्सेप्ट, अरे हो गया भाई, आई एक्सेप्ट लिखना है ना। तो आई के बाद एक्सेप्ट आ रहा है, जैसे लाइक एक प्रीपोजिशन है वैसे एक्सेप्ट भी अभी हम लोग लिखी कैटेगरी, तो एक्सेप्ट भी उसी में फॉल करता है, ठीक है। अब एक्सेप्ट आ गया तो प्रीपोजिशन हमारा आ चुका है, और अगर प्रीपोजिशन आ गया तो आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस दे क्या बन जाएगा, देन बनेगा ना। लेकिन हम जो हेल्पिंग और यूज करते हैं उसके पहले सब्जेक्ट आता है हमारा, तो हेल्पिंग और हमारी ये रही आर, सब्जेक्ट उसका क्या है, आई है कि नहीं है। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आर कहना गलत नहीं है, तो इसलिए आर की जगह हम क्या कर देंगे, एम। तो सेंटेंस सही क्या हुआ, आई एक्सेप्ट देम एम अलाउड टू गो। लेकिन देखने में क्या लगता है दे होगा, तो यहाँ पे आर लग गया। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं, कोई डाउट किसी को, आगे आ जाओ। लिखा है ही एंड नॉट आई। देखो जैसे हमारा एक्सेप्ट होता है ना, तो उसी तरह से एक्सेप्ट के साथ ही हम एंड नॉट भी लिख सकते हैं। मतलब तुमने कभी भी एंड और नॉट को एक साथ लिख दिया तो इसका मीनिंग एक्सेप्ट ही होता है, ठीक है ना। तो हम एंड नॉट को भी यहाँ लिख सकते हैं कैटेगरी में, नहीं लिख सकते हैं क्या। तो एक्सेप्ट की वैल्यू क्या होती है, एंड नॉट, इसी को हम बट भी बोल सकते हैं, बोलोगे तो नहीं। तो एक्सेप्ट हो, एंड नॉट हो या बट हो, सेम मीनिंग। तब ही एंड नॉट ये हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है इसलिए क्या आएगा लक्ष्मी, ऑब्जेक्टिव केस। अगर ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो आई क्या बन जाएगा, मी। लेकिन जो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ये जो हैव है ये तो ही के अकॉर्डिंग होगी ना। अगर ये ही के अकॉर्डिंग होगी तो हैव कहना गलत है, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ही एंड नॉट मी हैज डन द प्रोजेक्ट वर्क। क्लियर, आगे आ जाओ। प्रिया बट सी इज मैरिड टू आई। प्रिया के बाद बट आया, अभी ने बताया बट, देखो एक्सेप्ट एंड नॉट बट एक तरह से यूज होते हैं। तो बट अगर आ गया तो बट हमारा है क्या, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन। तो अगर प्रीपोजिशन की तरह हमने बट को यूज किया तो इसके बाद तुरंत क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। और अगर ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो सी नहीं आ सकता, क्या आएगा, हर। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो प्रिया इसका सब्जेक्ट है और प्रिया के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इज, और ये बात अपने आप में सही है। लेकिन आगे देखो, इज मैरिड टू आई लिख दिया है। अगर टू हमारा प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस, और इसलिए आई जे क्या हो जाएगा, मी। क्लियर, कोई डाउट किसी को। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, ये तुम्हारा वर्ड है, फ्रेज है एक, असिस्टेड बाई। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म में तुम कोई भी प्रीपोजिशन लगा दो तो अपने आप में क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनता है हमेशा, तो हम लिख दे रहे हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन, ये हो जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब इसमें क्या है, तुम्हारे बहुत सारे आ गए, हम यहाँ लिख देते हैं, चलो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तुम्हारा यही हो गया, असिस्टेड बाई, फॉलोड बाई, क्या हो जाएगा, लेड बाई, लीड की थर्ड फॉर्म है ना लेड, और क्या हो जाएगा, प्लीज्ड विद, क्या हो जाएगा, प्लीज्ड विद। तो ये सभी क्या है अपने आप में, प्रीपोजिशनल फ्रेज। असिस्टेड बाई हो गया, थर्ड फॉर्म है तो असिस्ट की, फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलोड, लीड की थर्ड फॉर्म लेड, प्लीज की थर्ड फॉर्म प्लीज्ड। कोई डाउट किसी को इसमें, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। और हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी ये वर्ड आ जाएंगे तो प्रीपोजिशन है ये, और अगर प्रीपोजिशन में यूज़ कर लिया है तो इनके तुरंत बाद हमेशा क्या आएगा, इनके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। समझ गए ना, इनके तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, तो फिर से आ जाओ यहाँ पे, असिस्टेड बाई हमारा क्या है, पूरा पूरा क्या ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज। और अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। और इसी वजह से आई गलत है, हम क्या कहेंगे, मी। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, रिया के अकॉर्डिंग।
अब अगर रिया के अकॉर्डिंग आ रही है हेल्पिंग वर्ब तो रिया के साथ क्या आना चाहिए, इज। एम तो गलत हो जाएगा, वो तो आई के साथ आता है। समझ में बात कि नहीं? इसको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ पे असिस्ट की थर्ड फॉर्म लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, असिस्टेड बाई आई, लेकिन ये पूरा पूरा अपने आप में क्या है, क्या है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, और इसके तुरंत बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्लियर? अगला देखो, फिर से एक प्रीपोजिशनल फ्रेज आ गई ना फ्रेज, तो फ्रेज आ गई तो इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, और इसी वजह से हम देख कट के अगर क्या करेंगे, देम। लेकिन वही बात कि अगर सी आया है सब्जेक्ट के फॉर्म में तो सी के लिए यहाँ पे क्या होगा, आर की जगह इज, तो सी फॉलोड बाई देम इज वेलकम्ड। अब देखो, चाहे तुम बीच में लिखो चाहे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रिया बट हर इज मैरिड टू मी, ये लिखा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रिया इज मैरिड टू मी बट हर, सेम मीनिंग है जो यहाँ का है। जैसे रमन लाइक लाइक मी हैज़ डन द LLB, तो रमन हैज़ डन द LLB लाइक मी, मेरी तरह रमन ने भी LLB किया, तो रमन ने किया है ना, रमन सब्जेक्ट होगा ना, तो रमन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, मेरी तरह क्यों आएगी, हम तो क्या है इसका प्रीपोजिशन है सिर्फ। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो ये अच्छे से ध्यान रखना कि इनके सभी के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, और ये कितनी बार भी दिए गए हों। देखो एक चीज़ तुमने और देखी होगी, हमने सब्जेक्ट 1 लिखा प्लस प्रीपोजिशन लिखा सब्जेक्ट 2 लिखा फिर प्रीपोजिशन लगा दिया, फिर सब्जेक्ट 3 लिखा फिर प्रीपोजिशन लगा दिया, ऐसे कितने भी तुम लिख डालो, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगी। समझ गया कि नहीं? किसी को कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? क्यों भाई, किसी को डाउट है इसमें? कर लोगे सभी लोग? ठीक, नोट करो। सौरभ कर रहे हैं? देखो भाई, अभी हमने लाइक पढ़ा था, ठीक है ना, समझो लाइक को। देखो लाइक माने क्या होता है, लाइक अपने आप एक वर्ब होती, क्या होती, वर्ब होती ना, और इसकी मीनिंग क्या होती, पसंद करना। दैट मीन्स टू एडोर और लव और एप्रिसिएट, ये होता है कि नहीं होता? जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया तुम्हें, जैसे लिखा है आई लाइक, या ही, चेंज कर देते सब्जेक्ट, डिफरेंस जिससे क्लियर रहे तुम्हें, लिख दिया ही लाइक्स नॉवेल्स, ये एक सेंटेंस लिखा ही लाइक्स नॉवेल्स, तो यहाँ पर जो लाइक आ रहा है ये एज अ वर्ब यूज हुआ है ना, कि उसे नॉवेल्स पसंद है या वह नॉवेल्स पसंद करता है। लेकिन इसी लाइक को हम यूज कर सकते हैं एज क्या, प्रीपोजिशन। क्या यूज कर सकते हैं, एज प्रीपोजिशन, और जब प्रीपोजिशन की तरह यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग निकलती है की तरह। क्या होता है, की तरह। अगर की तरह मीनिंग निकल रही है, इसका मीनिंग क्लियर है कि जब भी हम प्रीपोजिशन की तरह इसको यूज करते हैं तो इसका जो सेंस होता है वो कंपेयर करने के लिए होता है। किस वजह से होता है, कंपैरिजन के लिए या कंपेयर करने के लिए, तो यूज्ड एज कंपैरिजन। पता भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? फिर से एग्जांपल लिखो, जैसे हमने लिखा ही लाइक्स आई एम एन इंजीनियर, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही लाइक्स आई एम एन इंजीनियर।
कल ही हमने पढ़ा था, है ना? क्या पढ़ा था इसमें कि अगर ही लाइक्स आई एम एन इंजीनियर लिखा हुआ है तो इसमें भाई ये जो एम आया ये क्या है? वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है ना, जो एन इंजीनियर का कनेक्शन दिखा रही ही और आई से। लेकिन ही के बाद लाइक आया और तुरंत फिर एक सब्जेक्ट आ गया। जब भी इस तरह से होता है तो यहाँ पर जो लाइक यूज़ हुआ है वो एज प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। कैसे? एज प्रीपोजिशन। और अगर ये एज प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है तो कभी भी लाइक्स नहीं हो सकता प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके। क्या होगा? ही लाइक, इसलिए एस कहना अपने आप में गलत है यहाँ पे। क्लियर? क्या हो जाएगा? ही लाइक। और हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने इसको एज प्रीपोजिशन यूज़ कर लिया तो आगे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ आई की जगह क्या हो जाएगा? मी, ही लाइक मी। और हम अच्छे से जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो जो आगे सब्जेक्ट आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो क्या एम यूज़ कर सकते हैं? ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो ही लाइक मी इज एन इंजीनियर। कहने का मतलब है कि वह इंजीनियर है। किसकी तरह? मेरी तरह। तो कंपैरिजन ही तो हो रहा है, रिलेशन ही तो बताया जा रहा है कि मेरी तरह वह भी इंजीनियर है। लेकिन यहाँ पर तो लाइक का मीनिंग क्या हुआ? पसंद करता है, वह नॉवेल्स पसंद करता है। ठीक है ना? एक चीज़ और, लाइक के साथ साथ ही हम एक अनलाइक पढ़ लेते हैं। तो ये अनलाइक क्या होता है? हम अच्छे से जानते हैं कि जो लाइक होता है और अनलाइक होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? अपोजिट। लेकिन जब प्रीपोजिशन की बात करेंगे तब, ठीक है ना? लेकिन जब एज अ वर्ब की बात कर देंगे हम लाइक के लिए अपोजिट, तो एज अ वर्ब क्या होता है? डिसलाइक। क्या होता है? डिसलाइक। ये बात पता थी कि नहीं? नहीं पता थी, आज पता कर लो। तो अनलाइक क्या है? अपने आप में प्रीपोजिशन है। हमने कैटेगरी पढ़ रखी है उसकी। नेगेटिव प्रीपोजिशन हो गया, ये पॉजिटिव प्रीपोजिशन है कि नहीं है? और इस वजह से अनलाइक क्या हमारा? प्रीपोजिशन। ठीक है ना? और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? की तरह नहीं, मतलब लाइक का अपोजिट हो गया तो यहां लिख लो अपोजिट ऑफ लाइक। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। लेकिन यहां डिसलाइक की हम बात करें तो डिसलाइक अपने आप में क्या है? वर्ब। और इसका मीनिंग क्या होता है? पसंद ना करना। होता है कि नहीं होता है? टू डिटेस्ट। ठीक है ना? और डिसलाइक मीनिंग होती है कि नहीं होती? देखो एग्जाम्पल देते हैं। किसी ने एग्जाम्पल लिखा, जैसे लिखा आई डिसलाइक अनलाइक योर एटीट्यूड। तो मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं। अब यहाँ पर हम डिसलाइक यूज़ करें या अनलाइक यूज़ करें? देखो आई के बाद जब इन दोनों में कोई एक यूज़ कर लोगे तुरंत तुरंत में मिलेगा योर। यहाँ तो कोई ऑब्जेक्टिव केस दिया नहीं है, ना ऑब्जेक्टिव केस दिया ना आगे कोई हेल्पिंग वर्ब दोबारा से दी गई है जिसका किसी से कनेक्शन हो भी सके सब्जेक्ट से। ऐसा तो है नहीं। और अगर ऐसा नहीं तो ये अपने आप में ही किस तरह से यूज़ हो रहे हैं? एज वर्ब, क्रिया की तरह। और वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे डिसलाइक अपने आप में सही, अनलाइक क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन लिखा होता आई अनलाइक यू, ठीक है ना, एम कुछ भी लिखा होता तो अपने नियम से उसको सही कर लेते। एग्जाम्पल लिखने की नीड है क्या कुछ? समझ गया ना सभी लोग? तो लाइक का अपोजिट क्या हो जाएगा? अनलाइक। लेकिन जब प्रीपोजिशन की बात की जाए, लेकिन वर्ब के रूप में क्या होगा अपोजिट? डिसलाइक। समझ गया कि नहीं? तो हमने यहाँ लिख दिया ये वर्ब है और ये क्या है? प्रीपोजिशन। कोई डाउट किसी को इसमें? नोट करो। देखो ये सही कर लो, गलत हो गया। SON होता है ना कंपैरिजन। नोट करो। देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट है? क्यों भाई? अगला देखो बट। बट जानते हो ना? बट मीन्स क्या होता है? हिंदी में अर्थ होता है लेकिन,
किंतु, परंतु, होता है कि नहीं होता है? लेकिन ये तब होता है जब बट को हम कैसे यूज़ करें? कंजक्शन के फॉर्म में। कैसे यूज़ करें? कंजंक्शन के फॉर्म में। ध्यान है ना? ये किस में आता था? एडवर्सेटिव कंजक्शन के पार्ट में, जब कंपाउंड सेंटेंस पढ़े थे। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? तो अगर एडवर्स कंडीशन होती दैट मीन्स कॉन्ट्रडिक्शन होता है, तो बट का यूज कैसे क्यों किया जाता है? यूज्ड टू शो कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास दिखाने के लिए। किस लिए किया जाएगा? कॉन्ट्रडिक्शन शो करने के लिए, विरोधाभास दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है द टीचर वॉज टीचिंग बट द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर। ईच अदर लिखा है तो दो स्टूडेंट्स हैं, अगर वन अनदर लिख दोगे तो कई स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे द टीचर वॉज टीचिंग, टीचर तो पढ़ा रहा था, लेकिन स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? आपस में बातचीत कर रहे थे। तो दोनों में क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अगर वो पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ना भी चाहिए, गलत बात तो नहीं। तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करना है इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? बट का। तो बट यहाँ पर शो कर रहा है क्या? कॉन्ट्रडिक्शन, दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। क्लियर? लेकिन इसी बट का यूज़ हम प्रीपोजिशन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। किस फॉर्म में कर सकते हैं? एज प्रीपोजिशन। और जैसे इसको हम प्रीपोजिशन के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग इंग्लिश में एक्सेप्ट की तरह निकलता है। कैसे? एक्सेप्ट, दैट मीन्स के सिवाय, है ना, या अलावा, के अलावा या सिवाय, जो भी लिखना चाहो। ठीक है ना, के अलावा मतलब एक चीज़ ना करके कोई दूसरी चीज़। ठीक है ना, सिवाय। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं? देखो एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल दिया इसका, लिखा है ही बट दे हैव डन द असाइनमेंट। तो यहाँ पे ही बट दे हैव डन द असाइनमेंट लिखा हुआ है। अब तुम्हें बताओ क्या सही किया जाएगा? हम अच्छे से देख रहे हैं कि यहाँ पे ही के साथ क्या ऐड है मानवी? दे। सेंटेंस तो ऐड है नहीं, और अगर दो सब्जेक्ट ऐड हैं और तुरंत हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसका मतलब बट का यूज यहाँ किस तरह से किया गया है? एज प्रिपोजिशन। और अगर प्रिपोजिशन का फॉर्म में यूज किया गया है तो इसके तुरंत बाद क्या फॉलो होगा? ऑब्जेक्टिव केस। अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा दे नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? देम। लेकिन साथ ही साथ ये जो ही आ रहा है इसके अकॉर्डिंग क्या होगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब तो ये ही कर रहा है ना। मतलब उनके अतिरिक्त या उनके अलावा किसने काम किया है? उसने। उनके अलावा मतलब इन्होंने काम नहीं किया है, ये असाइनमेंट किसने किया है? उसने। और जब वर्क किसने किया है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? हैज़। बात मेरी समझ में आई सभी को? किसी को डाउट? कुछ पूछना है तुम लोगों को? तो बट का यूज़ कंजक्शन के फॉर्म में भी होता है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन शो करने के लिए, और प्रीपोजिशन के फॉर्म में होगा एक्सेप्ट के सेंस में। ठीक है ना, सिवाय के सेंस में। कोई डाउट किसी को? जल्दी से नोट करो, फिर इसके हम सेंटेंस लिखते हैं कुछ। चलो देखो एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी, ठीक है ना। हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, लिखो तुम लोग पहले, करके देखो फिर हम बता रहे हैं। ये एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? क्रम डालते रहना, ठीक है ना।
ये कुछ सेंटेंस हैं, देखो इसमें बट का यूज समझते हैं, ठीक है। कर दो लोग लो भाई। तो लिखा है ही इज पुअर बट हैप्पी। अच्छा नोट करना, करो जल्दी से नोट, ट्राई कर देखो एक बार। देखो भाई पहला सेंटेंस लिखा ही इज पुअर बट हैप्पी, तो देखो यहाँ पे बट का यूज किया गया है हर जगह, यहाँ पर भी है। लेकिन पहले तो हमें पहचान करनी है कि किस फॉर्म में किया गया है, कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है, यही तो पता किया जाएगा। दो ही तरह से यूज हो सकता है, लेकिन आज तक ने बट का यूज पढ़ा तो सिर्फ कंजंक्शन में था, लेकिन आज समझ में आया होगा प्रीपोजिशन भी बनता है, वो बनता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे बट क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्यों है, क्योंकि देखो वो व्यक्ति क्या है, गरीब है, फिर भी हैप्पी है। इसका मतलब बट जिनको भी कनेक्ट कर रहा है उनमें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। दो कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स को या सेंटेंस को ऐड करे अगर बट, तो वो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। तो सेंटेंस सही है अपने आप में, और दो कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड को यूज़ किया गया, मतलब ऐड किया गया है बट के साथ, तो बट क्या हो गया, कंजंक्शन। ठीक है, अगले में आ जाओ, आई बट ही। अब देखो आगे वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आई और ही के साथ बट यूज़ किया गया, दो सब्जेक्ट में ही। तो अगर बट का यूज़ किया गया, इसका मतलब बट क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन नहीं है। क्यों नहीं कंजंक्शन, क्योंकि आगे सेंटेंस में कॉन्ट्रडिक्शन किया गया, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं किया गया, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन किया गया नहीं, बट का यूज प्रीपोजिशन के फॉर्म में हुआ। तो अगर बट प्रीपोजिशन है तो आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो ही की जगह क्या हो जाएगा, हिम। और हम अच्छे से जानते हैं इस आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, एम। तो आई बट हिम आई एम गोइंग टू अयोध्या, और यही सेंटेंस सही है अपने आप में। तुम अगर पढ़ रहे हो आई बट हिम इज गोइंग तो भी गलत है, आई बट ही इज गोइंग तो भी गलत है। सही क्या है, आई बट हिम आई एम गोइंग टू अयोध्या। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो यहाँ पे बट क्या हो गया, प्रीपोजिशन, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, उसके सिवाय। कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, मतलब एक्सेप्ट की मीनिंग निकली बट का मीनिंग। यहाँ पर देखो तनिष हैज मनी बट सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर बट का यूज कैसे किया गया, ये कंजंक्शन है या क्या है, प्रीपोजिशन। कंजंक्शन कितने लोग कह रहे हैं, सब कंजंक्शन वाले हैं, कंजंक्शन है, कोई प्रीपोजिशन का साथ देने वाला नहीं है। यहाँ पे बट क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन। देखो ना हमने सब्जेक्ट से कनेक्ट किया दोनों वर्ड। तनिष के पास धन है, और अगर धन किसी के पास है तो कायदे से उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए, होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसमें आपस में, समझो। सेटिस्फैक्शन के अतिरिक्त उसके पास धन है, ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं। क्योंकि मनी है तो बट अनसेटिस्फाइड तो सही था, ही हैज मनी बट अनसेटिस्फाइड तो फिर सही हो जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन सेटिस्फैक्शन लिख दिया है तो मनी का मीनिंग ही बनता है सेटिस्फैक्शन होना भी चाहिए, है ना। तो सेटिस्फैक्शन के सिवाय मनी तो है उसके पास, मतलब मनी है सेटिस्फैक्शन नहीं, तो एक्सेप्ट का मीनिंग निकला है आके। तो बट क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन, ना कि कंजंक्शन। डाउट क्लियर हुआ, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, सही समझ लेना। अगला, आदित्य हैज अ कार बट ही डजंट ड्राइव इट। देखो दो सेंटेंस ऐड कर दिए गए इस बार। तो पहली बात, भैया के पास कार है एक, ठीक है ना, लेकिन वो ड्रीम 11 पे रहते हैं, तो कार चलाए कौन, तो चलाते नहीं। तो दोनों में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ बट का यूज कैसे हुआ है, एज कंजंक्शन। क्लियर होगी बात कि नहीं। किसी कोई डाउट है इन चारों सेंटेंस में, पूछो भाई, कुछ पूछना हो तो नोट करो। तो फिर ये नोट कर लिए ना सभी ने। चलो कुछ सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, ध्यान से उनको नोट करो और मैं आंसर दूं उनके।
तो ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, सभी लोग उनको चेंज करो, सही करो अगर कोई एरर है तो। देखो अगला सेंटेंस देखो, एक ध्यान से मेरी बात सुनो सभी लोग। देखो पहला सेंटेंस लिखा है रमन विथ आई एम रेडी टू गो यूएसए। देखो विथ का यूज किया गया है और उसके बाद आगे आ रही है हेल्पिंग वर्ब, दो सब्जेक्ट हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट के बीच में अगर एक प्रीपोजिशन दे दिया जाए तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी आ रहा होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, जानते हैं कि नहीं। अब तो आई कट जाएगा, क्या हो जाएगा, मी। लेकिन जो एम आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ से एम की जगह क्या हो जाएगा, इज। तो रमन विद मी इज रेडी टू गो यूएसए। क्लियर। कल ने बताया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होती है जब किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम प्रीपोजिशन लगा दें, तो इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है ना। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अब प्रीपोजिशन को दिखा रहे हैं इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, है कि नहीं। तो ये भी अपने आप में एक प्रीपोजिशनल फ्रेज मान लो दी गई है या प्रीपोजिशन है एक तरह से समझ लो। तो उसके तुरंत बाद जो फॉलो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो दे कहना गलत, क्या हो जाएगा, देम। लेकिन जो यहाँ आर आ रहा है वो हम दे के अकॉर्डिंग एरर में लगा दिया, लगे किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, और सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज। बोलो यहाँ तक किसी कोई डाउट हो। आगे देखो लिखा ही एज वेल एज मी। अब देखो यहाँ पे एज वेल एज आ गया, एज वेल एज क्या है बताओ मुझे जरा। यहाँ पे मोर देन आ गया, ये क्या है, यहाँ पे लेस देन आ गया, ये क्या है, ये कंपैरेटिव वर्ड है जो कंपैरिजन करते हैं कि नहीं इससे हम। तो अगर एज वेल एज, मोर देन और लेस देन या एज मच एज जो भी दिया हो, कभी कोई कंपैरेटिव वर्ड दे दिया जाए तो उसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। तो ध्यान से समझो, अगर कभी कोई सब्जेक्ट दिया जाए, ठीक है ना, सब्जेक्टिव केस दे दिया जाए और उसके बाद तुम्हारा एक आ जाए कंपैरेटिव वर्ड, कंपैरेटिव वर्ड या वर्ड्स जो भी हो, ठीक है ना, ये दिया हुआ, और उसके तुरंत बाद फिर से एक आ रहा है, एक और तुरंत सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता। अभी तक हम ये देखते हैं कि जैसे ही प्रीपोजिशन आ जाता था तो अगला जो आता था हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो चीज़ भी किस में रहती है, सब्जेक्टिव केस में, ठीक है ना। ये 1 और ये 2, और इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी हमारी यहाँ पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब। ये तो सही है, बात मेरी समझ में आ रही है नहीं। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा वीर इज स्ट्रोंगर देन हिम, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो लिखा है वीर इज स्ट्रोंगर देन हिम। तुमने वीर को कंपेयर किया है किसके मामले में, स्ट्रेंथ के मामले में। स्ट्रोंगर कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तुलनात्मक डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, डिग्री पढ़ेंगे जब। लेकिन यहाँ पर जो वीर दिया गया है उसका ये स्ट्रांग होने का कंपैरिजन किया किसके साथ जा रहा है, हिम के साथ किया जा रहा है ना, उसके साथ। थर्ड पर्सन है, एक सिंगुलर है, मैस्कुलिन जेंडर है। लेकिन जब तुलना दोनों की जा रही है आपस में तो ये ऑब्जेक्टिव केस कैसे हो सकता है भाई, एक साथ तुलना की जानी चाहिए ना। तुलनात्मक जिनकी भी अध्ययन किया जाता है उनमें आपस में कुछ बराबरी होती है, कुछ विकार हो सकता है जिससे वो आगे पीछे हो सकते हैं या उनमें कोई अच्छा हो सकता है, लेकिन उनका जो केस होगा उनको रिप्रेजेंट करने का वो तो वही रहना चाहिए जो पहले का है। अगर ये सब्जेक्ट है तो वो भी सब्जेक्टिव होना चाहिए, और इसी वजह से अगर यहाँ पे वीर सब्जेक्टिव केस में आया तो हिम कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं हो सकता। किस में होगा, सब्जेक्टिव केस में, और इसी वजह से यहाँ क्या लिखा जाएगा, ही। क्लियर। इसलिए हमारा जो रूल बना वो क्या है, सब्जेक्टिव केस जो पहला वाला आ रहा हो, फिर कोई कंपैरेटिव वर्ड हो, कोई वो कंपैरेटिव वर्ड में क्या क्या आ सकते हैं तुम्हारे, जैसे हमने लिख दिए, हो गया तुम्हारा एज मच एज, है ना, एज वेल एज, और देन, मोर देन, और लेस देन। अब मतलब जितने भी हों, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं। तो जब भी कंपैरिजन कर दिया जाए तो कंपैरिजन हमेशा दो समान लोगों के बीच में होगा जिनकी तुलना हो सकती है या तुलना नहीं हो सकती,
ठीक है ना। एक सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस से उसकी तुलना नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसको कंप्लीटली हम कहाँ पढ़ेंगे, जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे, ठीक है ना, एडजेक्टिव में। फिलहाल के लिए इतना समझ लेना है तुम्हें कि अगर कंपैरिजन किया गया तो दोनों सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। तो हमारा ये इसमें नियम बन गया कि सब्जेक्टिव केस में ये भी है, सब्जेक्टिव केस में ये भी है, जब कंपैरेटिव वर्ड आ जाए। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सब्जेक्टिव केस 1 के अकॉर्डिंग लगेगी। क्लियर। अब देखो इनको ध्यान से। तो मेरा लिखा है ही एज वेल एज मी। तो एज वेल एज माने क्या होता है, ठीक वैसे ही, ठीक है ना, साथ ही साथ। तो मेरे साथ उसकी तुलना की जा रही है कि वह और साथ साथ मैं भी। तो जब ऐसा किया जा रहा है तुलना करते हुए, तो हम ही और मी को सेम केस में रखेंगे। ही सब्जेक्ट था तो मी भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए ना, सब्जेक्टिव केस में, इसलिए क्या हो जाएगा, आई। ये सब्जेक्टिव केस में है क्योंकि आर एक्सपेक्टेड। अब देखो आर लिखा हुआ है, दूसरी बात जो ही दिया हुआ है ये सिंगुलर है। अगर ही सिंगुलर है तो आर आना गलत है, क्या हो जाएगा, इज। तो ही एज वेल एज आई इज एक्सपेक्टेड टू डू इट। क्लियर, बोलोगे तो नहीं। सिमिलरली सेकंड फोर्थ सेंटेंस, यू मोर देन हिम। मोर देन कंपैरेटिव वर्ड है की अपेक्षा हिंदी में। तो यू अगर सब्जेक्टिव केस में आया है तो हम हिम को भी सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, यू के अकॉर्डिंग। तो हिम क्या हो जाएगा, ही। लेकिन यू के अकॉर्डिंग ही हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज नहीं होगी, क्या हो जाएगी, आर। डाउट कोई किसी को। अगला है संजय इज लेस एक्सपीरियंस देन हर। अब संजय का कंपैरिजन किया जा रहा है, भले कम है ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, तो तुलना ही है, तो कंपैरिजन ही। और अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो संजय का कंपैरिजन किससे होगा, हर से होगा। और जब दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है और संजय सब्जेक्टिव केस में, तो हर को भी किस केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। और इसी वजह से हर क्या हो जाएगा, सी। कोई डाउट किसी को, किसी को भी इन सेंटेंसेस में डाउट हो तो बताओ भाई। कुछ पूछना है किसी को, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो कि ये समस्या है मेरे साथ, तो ये नोट कर लो, ठीक है ना। फिलहाल के लिए यहाँ तक रखो, हैं, नोट करो जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं। अगली एक्सरसाइज नोट करो। इसमें किसी कुछ पूछना है क्या, क्यों भाई। चलो बहुत अच्छी बात है। ई है ना ये एक्सरसाइज, सेंटेंस नोट करो जल्दी से। तो ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, सभी लोग उनको करो जल्दी से। देखो भाई, जिसने कर लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो और भी अच्छी बात है। लिखा ही वॉन्टेड मी पेंस, समझ लो। देखो यहाँ पे मी का यूज़ कैसे किया गया है, ऑब्जेक्टिव केस में किया गया है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव केस के बाद पेंस भी आ रहा है, और पेन तो अपने आप में एक नाउन है कि नहीं है। तो ही वॉन्टेड मी पेंस, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई भाव है। ही वॉन्टेड मी, वह मुझे चाहता है कलम, कोई अर्थ निकला। इसका मतलब वो मेरे कलम चाहता है हिंदी में। तो समझो पहले इंग्लिश में पॉजिटिव केस, तो हम पॉजिटिव केस की बात कर रहे हैं। ध्यान होगा ना, पर्सनल प्रोनाउन के टेबल में हमने पॉजिटिव केस भी लिखा था, लास्ट लिखा था कि नहीं। तो ये पॉजिटिव केस जो होता है ये दो तरह का होता है। जो पहली इसकी कैटेगरी पॉजिटिव केस की, जैसे तुम्हारा हो गया इसमें
माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये दिए हुए हैं। एक और कैटेगरी होती है सेकंड इसकी, वहाँ लिखी नहीं थी, यहाँ से समझ लो। माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। देखो पॉजिटिव केस दो कैटेगरी के होते हैं। एक पहली कैटेगरी वो होती है कि अगर हमने इन वर्ड्स को यूज़ किया है तो ये वर्ड तभी यूज़ किए जाते हैं जब ये फॉलो करते हो किसी, मतलब एक नाउन के द्वारा इनको फॉलो किया जाता हो। अगर इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें नाउन लिखना क्या है, मस्ट है। नाउन नहीं है अगर, नाउन नहीं है अगर, तो हम किसका यूज़ करते हैं, इसका, सेकंड केस का। इसमें नाउन का यूज़ नहीं किया जाता, ऐसे ही लिख दिया जाता है। समझ गए सभी लोग? कोई डाउट किसी को इसमें? समझ में आ रहा है ना? चलो देखते हैं तो फिर यहाँ पे। अच्छा, इनको करने से पहले एक चीज़ और समझ लो। हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ये तुम्हारा हो गया ये कुछ लिखे हुए वर्ड, इनको जरा चेक करो। पहला दिया हुआ योर्स फ्रेंडली। देखो हम अच्छे से जानते हैं कि योर्स होता है, ये पॉजिटिव केस दिखाता है किसी नाउन पर अधिकार को। और अगर ये सारे वर्ड्स किसी नाउन पर अधिकार को दिखाते हैं तो इनको इस तरह से यूज़ करेंगे। इन वर्ड्स को यूज़ करो, इनके साथ एक नाउन भी आ रहा होगा तो इनको यूज़ करना है। अगर विदाउट नाउन आएंगे तो ये सब यूज़ होंगे, ठीक है ना। हम यहाँ देखें योर्स फ्रेंडली, तो फ्रेंडली जो अपने आप में है ये क्या नाउन है, क्या नाउन जानते हो ना। अच्छा ये भी समझ लो कि जब भी कोई वर्ड दिया हो, कोई वर्ड हो, एनी वर्ड, उसके साथ हम क्या लगा दें, एल वाई, तो दो ही चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। या तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, या फिर एडवर्ब। ये बात पता है ना सभी को, बताया था मैंने पहले ही नाउन पढ़ा रहा जब। तो अगर कोई वर्ड पहले से अगर नाउन है उसमें एल वाई लगा दो, एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे फ्रेंड, फ्रेंड क्या अपने आप एक नाउन, तो फ्रेंड के साथ एल वाई लगाया तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव, और अगर ब्यूटीफुल में एल वाई लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। ब्यूटीफुली, समझ रहे हो कि नहीं। तो फ्रेंडली यहाँ पर एडजेक्टिव है, नाउन तो है नहीं। तो देखो समझो, जब ये नाउन है ही नहीं फ्रेंडली, और दूसरी बात क्या है, योर्स लिखा तो है, तो योर्स का एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत है। ये तो वैसे भी योर अपने आप में क्या है, पॉजिटिव केस, तो ये अपना में सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ऐसे देखो योर यहाँ भी लगा हुआ है, ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो गया। हुआ रॉन्ग कि नहीं? अब यहाँ तो बी, ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया। योर्स लिखा है, उसका एक नाउन भी आया, तो नाउन तो है, अगर नाउन है तो योर यूज होगा ना। योर्स तो बिना नाउन के आता है, नाउन दिया है तो योर्स नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर गलत हो गया, ठीक है। अगला योर फ्रेंडली, तो योर अपनी जगह सही है, लेकिन आगे फॉलो किसको करना है, एक नाउन को। फ्रेंडली तो नाउन है नहीं, एडजेक्टिव है, इसलिए भी गलत हो गया। आगे देखो, फ्रेंड नाउन है और योर क्या है, नाउन के साथ आने वाला पॉजिटिव केस, और इस वजह से ये क्या हो गया, सही। अब देखो यहाँ पे फ्रेंडली आया है, ये एडवर्ब है, इससे मैं मतलब नहीं कब, जब यहाँ योर्स लिखा हो। क्यों? क्योंकि योर्स मतलब होता है आपका। आगे हो सकता है ये रिमेनिंग वर्ड्स के लिए आया हो, किसी चीज़ के लिए आया हो। अगर हमारा स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया योर्स वाला, फिर कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी क्या अपने आप में सही। तुमने देखा पत्र में हम यही लिखते हैं ना, क्योंकि ये जो फ्रेंडली आया है ना, ये तुम्हारा किसी भी रूप में आ सकता है, ये एडजेक्टिव थोड़ी ना,
हो सकता है ये एडवर्ब के फॉर्म में आया, तो वर्ब की विशेषता हुई ना, योर्स अपने आप में कंप्लीट है। समझ रहे हो कि नहीं? किसी को डाउट इसमें कोई? अब देखो, तो पहला सेंटेंस लिखा है ही वॉन्टेड मी पेन्स। भाई कलम है मेरे, इस नाउन पर पोजीशन है ना मेरा, तो मी कैसे आ सकता है? इस नाउन की वजह से ये जो मी होगा ये क्या बन जाएगा? माई। मी रॉन्ग हो गया। ही वॉन्टेड माई पेन्स। आई वेंट टू यू हाउस। हाउस किसका है? तुम्हारा। तो यू हाउस कैसे हो सकता है? ऑब्जेक्टिव केस थोड़ी ना होगा वर्ब के बाद आ रहा, क्योंकि हमें तो हमेशा से ये पता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव केस में या सब्जेक्टिव केस में लिखा हो उससे मतलब नहीं है। अगर एक नाउन का अधिकार है, नाउन पर अधिकार है, तो वो किस में हो जाएगा? पॉजिटिव केस में। नाउन के साथ आ रहा है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा? योर। क्लियर? हर्ष पर्स। अरे जब पर्स है तो क्या लगाएंगे? हर, क्योंकि पर्स अपने आप एक नाउन है और नाउन के साथ क्या आता है? हर। तो ये एस अपने आप में गलत है, हर होगा। ठीक। अगला हर्ष, जब हर अपने आप में पॉजिटिव केस है तो अपॉस्ट्रॉफी लगाने क्या नीड है? ये गलत हो गया, हर तक ही सही है। हर हस्बैंड इज अ डॉक्टर। क्लियर? दिस ड्रेस इज, देखो ये ड्रेस किसकी है? तुम्हारी। तो योर यहां नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि योर तब आता जब यहां पे नाउन दिया होता, विदाउट नाउन आ रहा है, पॉजिटिव केस है, इसलिए क्या लगना जरूरी है? एस। क्लियर? अगला सेंटेंस देखो, माई ब्रदर डज नॉट लाइक मी गोइंग। सेंटेंस देखो कुछ, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ दिखेगा तो यहाँ लिख देते हैं। लिखा है सेंटेंस लिखा है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये लिखा है सेंटेंस। देखो जहाँ पे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ लिखा है, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। कुछ बोलो, कुछ बताओ। जैसे हमने लिखा है आई लाइक या ही लाइक्स, टीचिंग। ठीक है। वॉक क्या है अपने आप में? एक वर्ब। वॉक अपने आप में वर्ब है ना, क्योंकि उसमें एक्शन है, टहलना। तो अगर वॉक अपने आप में एक वर्ब है तो हमने देखा वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया। तो जब भी हम किसी वर्ब के साथ क्या लगा दें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें, ठीक है ना। और ये अपने आप में किसका काम करने लगे? एक नाउन का। यहां पे वॉकिंग का मतलब टहलना क्या है? टहल रहा नहीं है, क्योंकि आईएनजी हम देखते हैं रहे लगाते हैं। यहां वॉकिंग का मतलब क्या हुआ? टहलना। ठीक है ना। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो वॉकिंग यहाँ पर क्या है? अपने आप एक नाउन। और जब भी वर्ब के साथ आईएनजी लग के जो नाउन बनते हैं, अगर तुम्हें पता करना है कि नाउन है या नहीं है, तो उसमें तुम क्या लगा दो? जस्ट वॉट के साथ उसको बोलने का प्रयास करो। अगर वॉट लगने से पता चल जाए उस आईएनजी फॉर्म के बारे में, तो समझ लो क्या है? अपने आप एक नाउन है। तो वॉट इज गुड फॉर हेल्थ? वॉकिंग आंसर होगा ना। वॉट डज आई लाइक, वॉट डज ही लाइक? टीचिंग। इसका मतलब यहाँ जो टीचिंग यूज हुआ है ये अपने आप में क्या? एक नाउन है। उसे क्या पसंद है? टीचिंग पसंद है ना। तो यहाँ पे वर्ब के साथ अगर आईएनजी लग जाए और वो व्हाट का आंसर है, तो वो अपने आप में क्या होता है? एक नाउन। तो यहाँ पर भी ये क्या है? नाउन है। यहाँ पर भी ये क्या है? नाउन, क्योंकि व्हाट लगने से पता चल रहा है। लेकिन इसी जगह हमने एक सेंटेंस लिख दिया, ही लाइक्स मी टीचिंग। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखो ही लाइक्स मी टीचिंग, लाइक के बाद तुमने ऑब्जेक्टिव केस यूज कर लिया, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो व्हाट डज ही लाइक, यही तो लिखा है। तो अगर व्हाट का आंसर टीचिंग निकल रहा है यहाँ पर भी, तो यहाँ पे व्हाट के साथ जो टीचिंग आ रहा है ये अपने आप में क्या हो गया? नाउन। और अगर ये नाउन है तो हम जानते हैं नाउन के पहले कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। क्या आता है? पॉजिटिव केस। इसे मी कहना गलत है, क्या हो जाएगा? माई। ही लाइक्स माई टीचिंग, उसे मेरा अध्यापन पसंद है। यहाँ टीचिंग का मीनिंग क्या है? अध्यापन। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे हमने लिखा ही लाइक सिंगिंग, उसे गायन पसंद है। ही लाइक डांसिंग, उसे नृत्य पसंद है। तो वहाँ डांसिंग नृत्य कर रहा नहीं है, नृत्य पसंद है। किसी को डाउट? और पता कैसे करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगा नाउन है या नहीं? व्हाट लगा के।
ठीक है ना। और अगर वो नाउन बन गया और उसके पहले कोई ऑब्जेक्टिव केस आ गया पर्सनल प्रोनाउन का, तो हमेशा किस में चला जाएगा, पॉजिटिव केस में, क्योंकि उस नाउन पर उसका अधिकार है। ठीक है ना। चलो अब देखो, तो ये अगला सेंटेंस है, माई ब्रदर डज नॉट लाइक मी गोइंग। तो देखो मेरे भाई को क्या पसंद नहीं है, मेरा जाना। तो गोइंग का मतलब यहाँ जाना है। वॉट डज माई ब्रदर नॉट लाइक, गोइंग। तो यहाँ पे गोइंग क्या है अपने आप में, नाउन, जो हमें कैसे पता चला, वॉट लगा के। अगर गोइंग नाउन है तो तनिष्क इसके पहले क्या आना चाहिए, पॉजिटिव केस। तो यहाँ पे मी गलत है, क्या हो जाएगा, माई गोइंग। और ये बहुत सारे एरर दिए जाते हैं इसके, ठीक है ना, बहुत आता है। अगर सीजल दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, तो जरूर मिलेगा तुम्हें ये, ठीक है, बहुत चांस होते हैं। अगला, मानवी अप्रिसिएटेड मी ज्वाइनिंग द क्लब। तो ज्वाइनिंग का मतलब यहाँ क्या है, ज्वाइन करना। यहाँ पे एक्शन नहीं है कोई, ज्वाइनिंग मतलब यहाँ पे हो गया जो हमने उसको ज्वाइन किया, उसको समझ रहे हो ना मेरी बात, हिंदी का वर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो व्हाट डिड मानवी अप्रिसिएटेड, ज्वाइनिंग है ना। तो अगर व्हाट का आंसर अगर ज्वाइनिंग निकल रहा है तो ये अपने आप में क्या हो गया, एक नाउन हो गया। और ये नाउन है इसलिए इसके पहले कोई ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, पॉजिटिव केस। तो मी क्या हो जाएगा, माई। कोई डाउट किसी को? तो आज यहीं तक रखते हैं, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। और अगर फिर भी किसी कुछ नहीं आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है अभी हमसे। क्यों भाई, किसी कुछ पूछना है? तैयार करो इसको, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, नोट कर लो।